92 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ये बात तो माननी पड़ेगी कि इमरान खान ने जेल में बैठकर सबको हरा दिया है। जितना सियासी इदारे, सियासी जमातें, दूसरे इदारे जितना ज़ोर लगा सकते थे, सब ने ज़ोर लगा के देख लिया। बहुत से ऐसे तज्ज़ियाकार जो तहरीक इंसाफ की सियासत पर, उनकी पॉलिसीज़ पर उनके बड़े क्रिटिक थे, बड़ी तनकीद करते थे, अब तो वो भी मजबूर हो गए हैं ये कहने पर कि जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है हुकूमत बनाने का हक उनको ही मिलना चाहिए। बड़े बड़े सियासतदानों की सियासत को डेंट पड़ा है। ख्वाजा आसिफ की जीत भी उनकी सियासत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और एक डेंट है। ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर पार्टी के बड़े बड़े नाम जिन्हें इस बार अवाम ने आउट कर दिया है। और इस सब के बावजूद भी अब भी अगर हमारी सियासी जमातों को आज भी समझ नहीं आती तो ये इस मुल्क के अवाम के साथ एक और ज्यादती होगी। नवाज शरीफ साहब का कद बड़ा ऊंचा होता अगर वो विक्ट्री स्पीच करने की बजाय उस दिन ये कहते कि जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है उनका हक है वो हुकूमत बनाएं। ये तमाम इदारों को भी वो पैगाम देते कि जमहूरियत के फैसले बिल आखिर अवाम ने ही करने हैं, अवाम ही करेगी, तो शायद हमारे सियासतदान माजी की निस्बत आज ज़्यादा मजबूत होते। उन्हें अपनी सियासी बका और अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए कहीं और ना देखना पड़ता। दूसरी तरफ हमने देखा कि 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हुए उसमें फॉर्म 45 और 47 के झगड़े ने इलेक्शन की जो शफाफियत थी इस पर बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं, इलेक्शन को धुंधला के रख दिया है और ये तनाज़ा अब अदालत पहुंच गया है। ये चिंगारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। जो रिज़ल्ट इलेक्शन के रोज़ रात 2 बजे तक मुकम्मल होना थे वो 3 दिन तक मुकम्मल नहीं हो पाए। एक ही रात में बहुत कुछ बदल गया, सोच बदल गई, माहौल बदल गया, नताइज ही बदल दिए। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फॉर्म 45 को लेकर अब दुहाइयाँ दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि वो फॉर्म 45 के मुताबिक तो जीत रहे थे, तो फॉर्म 47 पर उनको हरा कैसे दिया गया? ये कैसे हो गया? फॉर्म 45 को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 180 सीटें हासिल करने का दावा कर रही है। और मज़े की बात यह है कि उनके जो मुखालिफ सियासी हरीफ हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि फॉर्म 45 की मुसद्दका कॉपियाँ उनके पास भी मौजूद हैं जिस पर वो जीत रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये फॉर्म 45 और 47 का जो तनाज़ा है ये कैसे ख़त्म होगा? अब दूसरी तरफ अब जो जोड़ तोड़ है सियासी जमातों का वो शुरू हो गया है। आज बिलावल हाउस में मुलाकात की है नून लीग के वफ़द ने, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। नवाज शरीफ से मुलाकात की है MQM के वफ़द ने। हर कोई सिर्फ इक़्तिदार चाहता है, कैसे भी उन्हें किसी के भी कंधे पे, किसी के भी सहारे पे उनको इक़्तिदार मिले, उन्हें इक़्तिदार चाहिए। किसी को अवाम क्या चाहती है, अवाम का क्या मैंडेट है, अवाम की क्या राय है, किसी को इस चीज़ की परवाह नहीं है। मैं अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करती हूँ। रऊफ़ हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में नजम साकिब साहब हैं, राना अजीम साहब हैं और भी गेस्ट मेहमान हमें ज्वाइन करते जाएंगे। हम बात करते जाएंगे। ज़मीर हैदर साहब इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन करें। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। रऊफ़ हसन साहब से मैं अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब आपका। रऊफ़ साहब, अब सबकी नज़रें लगी हैं कि ये सेटअप जो है इसका ऊँट अब किस करवट बैठेगा। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि मुलाकातें तो शुरू हो गई हैं, लेकिन जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है वो है तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, हक उनका बनता है। क्या पैगाम है इमरान खान का आप लोगों के लिए, अवाम के लिए? ये बात तो बिल्कुल क्या ये तय है कि आप लोग किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, किसी जमात के साथ नहीं बैठेंगे आप लोग? बहुत शुक्रिया आपका जी। आपने अपने इंट्रो में कहा जी कि हर कोई जो है वो इक़्तिदार के पीछे है, वो इक़्तिदार हासिल करना चाहता है, लेकिन उसके साथ शायद आप भूल गए ये कहना कि जी जिसको इक़्तिदार हक बनाया है लोगों ने उसको इक़्तिदार देने के ऊपर तैयार नहीं है पावर बीटर्स जो है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत बदकिस्मती है इस वक्त रियासत की और मुल्क की
कि एक इलेक्शन का प्रोसेस जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक इलेक्शन का प्रोसेस जो होता है वो ये गेज करने के लिए होता है कि जी आवाम जो है वो किसको चाहते हैं कि वो उनके ऊपर हुकूमत करें, किन में उनका ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है। वो अनफॉर्चुनेटली जो है जैसे कि आपने भी अपने इब्तदाइये में जिक्र किया है, वो एक रात के अरसे में वो सब कुछ चेंज हो गया था। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी को 62 सीटें ऐसी हैं जो कि हमसे फ्रॉडुलेंटली छीनी गई हैं, और वो एक लीगल बैटल है जो कि हमने लड़नी है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो सीटें हमारा हक हैं और वो हमें मिलें। अब जो इस वक्त सिनारियो बना हुआ है वो ये है कि केपी जो है खैबर पख्तूनख्वा में तो हमारे पास अपना मैंडेट है, 2/3 मेजॉरिटी है, वो हम वहाँ तो हुकूमत बना सकेंगे। हाँ। लेकिन जो बाकी जो है सेंटर हो गया या उसमें खासकर पंजाब हो गया, पंजाब। वहाँ सेंटर में तो हम मेजॉरिटी पार्टी है, लेकिन मतलब कोalition करनी है, किस तरीके से करनी है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे से हमारा जो सिंबल था वो भी छीन दिया गया था। सो हमारे लिए रिजर्व सीट्स के ऊपर जो क्लेम करना वो एक हमारे लिए जो इशू है, और उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली इन द नेक्स्ट 24 आवर्स और सो हम कोई फैसला कर पाएंगे और अपनी जो लाए अमल है उसका ऐलान कर देंगे। तो क्या वाकई अब आप लोगों को किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी पड़ेगी? मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन का भी कहा जा रहा था, और भी छोटी जमातें उसमें आप शमूलियत इख्तियार करें, उसके बाद आप लोग जो है वो अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकते हैं। तो जो मखसूस नशिस्तों का मामला है ये कैसे सेटल डाउन होगा? देखिए, जो हमारी जो बेसिकली डोमिनेंट फीलिंग इस वक्त है पार्टी के अंदर वो ये है जी कि हमने पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लेटफॉर्म है उसी को ही इस्तेमाल करना है, और ये हमारा हक भी बनता है, क्योंकि पीटीआई जो है एक लेजिटिमेट पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी, इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड पार्टी के तौर के ऊपर मौजूद है। सिंबल ना देने के बावजूद हमारी उस लेजिटिमेसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन नहीं किया हुआ, ना ही इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ है। सो हम एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड पार्टी के तौर के ऊपर मौजूद है। सो अल्टीमेटली जो हमारी थ्रस्ट होगी वो यही होगी कि हम पीटीआई की जो हकूक हैं उनको तस्लीम करवाएं, और यही प्लेटफॉर्म जो है इसको लेके आगे बढ़े। अब इसके लिए आपको पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जाहिर बढ़ना होगा। फिर नहीं, देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक अलग बात है, मैं उस पर भी आ जाता हूँ, लेकिन इस इंटरम पीरियड के लिए जो उसमें अभी आपने खुद जिक्र किया है कि जी जो हमारी जो स्पेशल सीट्स होती हैं उनके ऊपर अपने क्लेम के लिए हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल करके हम उसको वो हासिल कर सकते हैं। इसी के ऊपर ही मैंने आपसे अर्ज किया था कि जी हम उसके ऊपर फाइनलाइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगले 24 घंटों में हम उसका फैसला कर लेंगे, और जो है उसका अपना जो फैसला होगा उसको एग्जीक्यूट भी कर देंगे। लेकिन ये बात तो तय है, किसी के साथ इत्तेहाद में नहीं बैठेंगे। मुख्तलिफ दूसरी सियासी जमातें तो अब हुकूमत बनाने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये तो अब दौड़ें लगानी इन्होंने शुरू कर दी हैं। तो अब अगर हुकूमत में नहीं आप लोग बैठ सके तो जाहिर है आप लोग फिर एक स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर सामने आएंगे। देखिए, पहले तो हमारा जो हमसे फ्रॉडुलेंटली 62 सीटें ली गई हैं नेशनल असेंबली की, उनको हमने एक लीगल बैटल, जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमने उसको लीगल बैटल के थ्रू हासिल करने की कोशिश करनी है, और हमें उम्मीद है कि वो सीट्स हमें मिल जाएंगी। उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। बाकी जो ये जो आप दूसरा जो जिक्र कर रही हैं कि किसी पार्टी के साथ बैठना पड़ेगा, वो इंटरम पीरियड के लिए वो हम अगर हमें करना पड़ा अपने हकूक को तस्लीम करवाने के लिए तो वो हम करेंगे। उस बारे में जैसा कि मैंने अर्ज किया कि कोई अभी अल्टीमेट फैसला नहीं हुआ, वो बात आप ठीक करें, लेकिन आपको पता है यहाँ पर लीगल बैटल लड़ते लड़ते कितना वक्त गुजर जाता है। यहाँ हुकूमत साजी भी करनी है, दूसरा फिर आप लोगों को ये भी देखना है कि जिन्होंने वोट तहरीक इंसाफ के नाम पर लिए हैं, तहरीक इंसाफ की बैकिंग पर लिए हैं, उनको भी पकड़ के रखना, उनको भी संभाल के रखना। जाहिर है ये चीजें एक तरफ लगानी जितनी जल्दी हो सकेंगी उतना ही आप लोगों का फायदा होगा। सही कह रही हैं आप, मैं बिल्कुल आप कंसीड करता हूं आपका पॉइंट कि ये हमें जल्दी से जल्दी फॉर्मलाइज करना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि आइंदा 24 घंटों में हम इसको फॉर्मलाइज कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जी नजम साहब आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। मैं नजमुस साकिब हूँ। कल बैरिस्टर अली जफर साहब से बात हो रही थी हमारे एक प्रोग्राम में, उन्होंने बताया कि नून लीग के अलावा किसी के साथ भी हम बैठ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ऐसी कोई बात नहीं बनती तो फिर हम एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, जिस तरह शाजिया ने अभी बात की है, उस तरह से आएंगे। तो इस वक्त हमारे जो लाखों देखने वाले हैं वो आपसे ये 2-3 सवाल जानना चाहेंगे। सबसे पहले ये है कि आपका इस वक्त एज वी स्पीक हु इज़ योर स्पोक्स पर्सन, जो कि बात करे तो पता लगे कि जी यही असल में बात है, क्योंकि पता ये लगता है कि खान साहब से आपकी मुलाकात नहीं हो सक रही। दूसरा और ज़्यादा अहम ये है
कि आप जिस 24 घंटे की बात कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजी सामने आएगी, मेरा ख्याल है आपको यानी 24 घंटे से पहले पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं वो तो नामों पे आ गए हैं कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन सा चीफ मिनिस्टर होगा। तो आप जरा ये दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। देखिए जी, स्पोक्स पर्सन जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, आई एम द प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन, लेकिन इसके साथ साथ जो अली जफर साहब ने जो कुछ कहा है, उनकी मीटिंग जो होती है डायरेक्टली खान साहब के साथ होती है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि अभी पार्टी लेवल के ऊपर कोई फैसला, डिसाइसिव फाइनल फैसला नहीं हुआ कि हमने किसके साथ बैठना है और किसके साथ नहीं बैठना। जब भी फैसला होगा, जैसा कि मैंने पहले कहा है, वो हम उसको अनाउंस कर देंगे। बाकी पार्टी का जो छलांगे मारना है, जी 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 ये छलांगे मारने वाले मैंने पूछना था, जिस तरह वसीम कादर साहब छोड़ के चले गए हैं। हाँ। और उन्होंने लिखा तो तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता था, सेक्रेटरी भी थे लाहौर के, तो इस पर क्या कोई कानूनी कार्रवाई करने लगे हैं? ये पार्टी फैसला करेगी जी। अभी ये रिसेंटली, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ये सारी ये हुआ है। उसके बाद पार्टी फैसला करेगी कि हमने किस तरीके से इसको परस्यू करना है। डेफिनेटली हम इसको परस्यू करेंगे, हम इसको ओवरलुक नहीं करेंगे इस किस्म की वायलेशन। आप समझते हैं कि पंजाब में रऊफ साहब कंफर्टेबली आप लोग इस पोजीशन में हैं कि पंजाब में कंफर्टेबली आप लोग अपनी हुकूमत बना सकें? देखिए जी, जो हमसे, मैं बार बार इस फैक्टर को स्ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमसे फ्रॉडुलेंटली सीटें ली गई हैं, आप सबको पता है कि ओवरनाइट क्या हुआ था। वो सीटें अगर हमारे पास आ जाती हैं और हमारा क्लेम है, उनके ऊपर लेजिटिमेट क्लेम है, तो हम कंफर्टेबली पंजाब में, सेंटर में और केपी में अपनी हुकूमतें बना सकते हैं। और वो हम क्लेम जो है अपना, उसको फोरफीट नहीं करेंगे। उसके लिए हम पूरी लीगल बैटल जो है उसको लड़ेंगे। बिल्कुल सही है। और केपीके में तो जाहिर है आप लोग जबरदस्त पोजीशन में हैं कि आप लोग अपनी हुकूमत फॉर्म कर सके वहां पर। तो इसका फैसला अब किसने करना है, कब तक होगा फैसला, कौन मुलाकात करेगा इमरान खान से जेल में जाके? जाहिर है इमरान खान ही बताएंगे कौन वजीर आला बनेगा, किसको आपने नामजद करना है। तो ये सारा प्रोसेस कब शुरू होगा? कल जी हमारे लॉयर्स की टीम जा रही है खान साहब से मुलाकात करने। मेरा ख्याल है कि उस मीटिंग में ये फैसला हो जाना चाहिए। केपी के बारे में मैं क्या। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब मेरे साथ है, थैंक यू। इस्लामाबाद से ज़मीर हैदर भी हैं हमारे साथ और हाफिज़ एहसान अहमद भी हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर होंगी, अभी जो आपने वसीम कादर साहब की बात की, ज़रा उसको भी हम देख लें। जो बात मैं अभी रऊफ हसन साहब से भी कर रही थी कि इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त कि आपने अपने लोगों को कैसे संभाल के रखना है, कैसे आपने के लोग आप छोड़ कर ना जाए। हाफिज़ साहब, इस पर ऐसे जो लोग हल्फिया बयानात लेकर एक पार्टी के साथ रहने का, लॉयल रहने का दावा करते हैं, बाद में अपनी वफादारियां बदल लेते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाइयां हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान का वोटर भी हलफ दे रहा है और वो वोटर हलफ गलत देता है। अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर वोट मांगने जाएं तो कुछ ख़ास लोग आ जाते हैं जो हलफ पे कहते हैं कि हम आपको वोट देंगे और बाद के अंदर आपको पता चलता है कि वोट नहीं है। इसी तरह कुछ कैंडिडेट्स आते हैं, वो हलफ पे कहते हैं कि हम आपके लिए ये काम करेंगे या आपकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तो वो उसके अंदर फिर बाद में उससे चले जाते हैं। अब तीसरा जो फिनोमिना इस वक्त आया हुआ है वो ये आया हुआ है, जो आपके कैंडिडेट्स हैं, जो रिटर्न कैंडिडेट्स हैं, इंडिपेंडेंट आए, और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, क्या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा चंक जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का नहीं आया कि उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको छोड़ के आगे निकल गए हैं। चाहे उनके पीछे जो पीटीआई की बैक सपोर्ट हासिल है, लेकिन उनका जो स्टेटस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगले जो फॉर्म 49 इशू होगा उसके 3 दिन के अंदर वो नहीं करेंगे तो उसके बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन ही नहीं कर सकेंगे, और उनका टिल द टेन्योर ऑफ द असेंबली स्टेटस जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। और ये पाकिस्तान क्या दुनिया की किसी पार्लियामेंट के अंदर इतना ये अच्छा, इनको किसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए हल्फ उठाएंगे, उसके बाद 3 दिन होते हैं, हल्फ उठाने के बाद 3 दिन होते हैं, नोटिफिकेशन होएगा। ना हल्फ नहीं है, नो, वो ये है कि फॉर्म 49, जब देखे 3 फॉर्म है,
एक है फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दिया, 49 दूसरा फॉर्म 47 है जो रिटर्निंग ऑफिसर ने करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, कंसोलिडेट कर दिया, और फॉर्म 49 वो है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रिजल्ट अनाउंस करता है और वही बुनियाद बनता है आपकी गैजेट नोटिफिकेशन की। और जब वो गैजेट नोटिफिकेशन आ जाता है तो 3 दिन के अंदर अंदर फिर आपने उन पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना होता है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है ना, क्योंकि हमें तो उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन ऑफ नोटिफिकेशन के बाद हल्फ होएगा, उसके बाद उनको डिसाइड करना होगा कि उनको आया किस पार्टी में जाना है, उन्हें यहीं रहना है, जिसके नाम का वोट लेकर आए या अपनी वफादारियां बदलनी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर, मैं आती हूँ राना साहब, राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ हैं। राना तनवीर हुसैन साहब उस डेलीगेशन का, उस वफ्द का हिस्सा थे आज, जो आज बिलावल हाउस में शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मिला है जाकर बिलावल भुट्टो साहब को और जरदारी साहब को। हम आपको वेलकम करते हैं राना साहब अपनी इस ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो। मैंने आपके साथ आपके हलके में आकर आपके साथ प्रोग्राम भी किया था, आप उस वक्त भी पुरजोश थे कि आप ये सीट वहाँ से निकाल लेंगे। एक दफ़ा फिर से मुबारक कबूल कीजिए। दूसरा, अब जो एक बहुत बड़ा मरला तय होना बाकी है वो है हुकूमत साजी का। सबसे पहले तो मॉरल ग्राउंड्स पे हमें, अगर हम आपसे ये पूछ पाएँ जो आज मुल्क की आवाम भी पूछ रही है, क्या ये बेहतर ना होता उस दिन नवाज शरीफ साहब विक्ट्री स्पीच करने की बजाय अगर अपना जो था वो दिल बड़ा करते, जिससे उनका सियासी कदकात और बड़ा हो जाता। वो कहते हैं कि जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है आए आप लोग आकर हुकूमत बनाए, जिससे बहुत से इदारों को ये मैसेज जाता कि इस मुल्क में जो फैसले हैं वो जमहूरियत में अवाम नहीं करने हैं, ताकि आइंदा के लिए जो पाबंदियां लगती हैं, सियासतदान जिस मुश्किलात में जकड़े जाते हैं वो सारे रास्ते बंद हो जाते। क्या ये बेहतर ना होता? शाजिया, मेरा ख्याल है कि आप जो बात कर रही हैं वैसे तो इसी तरह ही आपके जैसे भी क्वेश्चन करें दूसरी पार्टी से करें तो उस दूसरे एंगल से कर रही होती हैं। लेकिन मैं बताऊं मियां नवाज शरीफ साहब, मैंने अभी सुना था राना नजीम साहब भी शायद बैठे हुए थे इधर। जी मैं राना साहब बैठा हूं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज मियां हुजूर मैं बैठा हूं। राना साहब सुन लें, आप सुनाए बुलंद बातें करते हैं। मैं जितनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मियां नवाज शरीफ साहब के पास है, मुझे याद है 2013 में मेरा ख्याल है कि जब KPK में इनकी मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी, इसकी क्या है इसका नाम है, इमरान खान इंसाफ। 2013 की बात कर रहे हैं आप? या 2013 की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मेजॉरिटी पार्टी, सिंपल मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी असेंबली में, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास थी। उन्होंने उनको कहा, फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर में इसी तरह पीपल्स पार्टी की नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि करें कि उस वक्त फजल रहमान साहब कहते थे KPK में कि कोशिश करके इसको गवर्नमेंट ना बनाने दे। उन्होंने कहा नहीं उनको बनाने दे। तो 18 में जब हुआ तो पंजाब में क्या हुआ, हमारी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी, आपको पता है, और जिस तरह के जहाज उड़ा, जिस तरह के पकड़ के लाए गए लोग, जिस तरह के वहाँ किया गया, वो आपको पता होगा। ये भूल जाते हैं, शायद भूलते नहीं है, जानबूझकर करते हैं, ये इनको भूल कह सकते हैं। ये जो हम यही तो बात कर रहे हैं, जो बीज कल बोया था उसका खमियाजा आज तक अवाम भुगत रही है। अब आज जो बीज बोएंगे अगले 5 साल फिर अवाम खमियाजा भुगतती रहेगी। तो ऐसा मत कीजिए, जो गलतियां माजी में हो चुकी हैं खुदा के वास्ते उसको मत दोहराइए। आज मेरी बात तो सुन लेना जी प्लीज। अभी जो इस वक्त जो रिजल्ट है वो पार्टी जो है, अब PTI पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें कोई शक नहीं कि 90+ जो लोग हैं वो PTI बैक्ड कैंडिडेट इलेक्ट हुए हैं। वो इंडिपेंडेंट, उनका स्टेटस, लीगल स्टेटस वो इंडिपेंडेंट है। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है जीती वो PML है इस वक्त, 80 के करीब उनके वोट है इस वक्त। तो अब सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी वो जाकर कोशिश करके अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करे। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ इस फोरम पे, इस चैनल पे, कि हम उनको कहते हैं कि वो आए, जितने भी वो लोग गवर्नमेंट बनाए, गवर्नमेंट बनाए, हम बिल्कुल करेंगे। अगर वो 92+ से या 100 से गवर्नमेंट बना सकते तो बना लें,
लेकिन हमें दौड़े तो क्या है, आप हम लोग कौन लगा होते हैं रहे रोकने हैं, वाले? कोशिशें आप लोग कर रहे हैं। आज जो मुलाकात हुई, जरा मैं चाहती हूँ पहले जरा उसका भी अहवाल बता दें। क्या पीपल्स पार्टी को पेशकश की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो तजावीज़ हमें दी हैं नून लीग ने, हम अपनी सी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाकर डिस्कस करेंगे जो भी तजावीज़ हैं। क्या पेशकश की है नून लीग ने और उनकी आगे से क्या रिजर्वेशंस हैं या वो क्या चाहते हैं? कोई नहीं, एक अच्छे माहौल में उनसे बातचीत की है, कोई तजवीज़ ऐसी नहीं है। सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे के साथ ताउन करें, क्योंकि इस वक्त किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म पे जो हम बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा वोट तो हमें पड़े हैं। अगर एक इंडिविजुअल पार्टी को देखें अलग-अलग, तो सबसे ज़्यादा नून को वोट इस वक्त मिले हैं। आप देख लें ज़रा फिगर उठा के, तो पीपल्स पार्टी को भी 18 से ज़्यादा वोट मिले, हमें भी ज़्यादा मिले हैं, लेकिन पीटीआई उधर ही खड़ी है जहाँ पे 18 था। ये फिगर जो मैंने वो पढ़ा, या ना करें कि पीटीआई को जो है ना वो 2018 से ज्यादा मैं वोट क्या मिले। राणा साहब को सवाल करता हूँ ना। आप सवाल नहीं, मैं सवाल करता हूँ तो राणा साहब जो होते हैं ना फिर नाराज होते हैं मुझसे, क्योंकि मेरा इनसे एक तल्लक रिश्ता ऐसा, मैं इसलिए ज्यादा चले। राणा साहब यही बता दें, कानूनी तौर पर आपने हमेशा जमहूरियत की बात की है। हाँ। ये जिन लोगों के पास फार्म 45 मुकम्मल है और उनका रिजल्ट जो है वो बदल दिया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? कोई नहीं बदला, किसका बदला है? अगर मेरी बात सुने, आप एक तो हवा में सारे बातें करते हैं, क्योंकि आपने करनी है, मुझे पता है आपने करनी है। राणा साहब अगर आपके पास फार्म की कॉपी भेज दें तो क्या आप हिम्मत करा के उस बंदे को रिजाइन करो, सीट छुड़वा देंगे? आप हमेशा कहते हैं आपके पास फार्म भेज देते हैं पूरे 45 और फार्म 47 भी भेज देते हैं, आप फैसला कर लें। बात सुन लें, बात तो सुन लेना। सुने नहीं सुनाए, सुने भाई, राणा साहब की बात सुने। मेरी बात सुननी है, अगर आपने जबरदस्ती करनी है कर लें। नहीं राणा साहब सुनाओ तो सब चुप हो गए। मेरे जिले से आ रहे हैं, मेरी बात तो सुन लेना। मेरे जिले से लोग हैं, बड़े सीनियर लोग आ रहे हैं, गाना से आ रहे हैं, फैसलाबाद से आ रहे हैं, हमारे लाहौर से आ रहे हैं, और कहाँ का नाम लूँ मैं आपको, लॉन्ग लिस्ट। जो हमारे सीनियर तरीन लोग आ रहे हैं, अब शेर अली आ रहा है, राणा सनाउल्लाह आ रहा है, वहां पे 45 को कोई ताला लगा। आप तो कमाल करते हैं, आप समझते हैं कि इतना क्या कोई उनको हमने कोई दुश्मनी से निकाल दिया है? खुरम दस्तगीर हार गया है, वो हमारे बड़े अहम लोग हैं सारे। तो मुझे समझ नहीं आती कि आप फिर अगर यही करना था तो फिर आपके ये 100 जो आप कर रहे हैं 100 बंदे हो जाते हैं। राणा साहब ये मैं समझ के बात मैं नजमुस साकिब बोल रहा हूँ। देखिए, ये राणा जो मेरे साथ बैठा हुआ है, इनको पता नहीं है कि आप कितने जहांदीदा और ज़ीरक सियासतदान हैं। कैसे मुमकिन है कि आपसे वो निकलवा लें खबर जो कि आप नहीं देना चाहेंगे? मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जिस कौमी हुकूमत और मखलूत हुकूमत की बात हो रही है, वो जो ज़ख्मों पे मरहम रखने की बात हो रही है, वो जो सियासी इस्तेहकाम की और फिर मुआशी तरक्की की बात हो रही है, उसमें सिर्फ अपनी पार्टी का मुझे बता दीजिएगा कि किस तरीके से आप चलेंगे कि आप पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको भी साथ मिलाएं। ज़रा स्ट्रेटजी बता दीजिएगा। नहीं, देखें, अभी वो तो स्टेटस उनका इंडिपेंडेंट है। अगर कोई इंडिपेंडेंट किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है, वो पीपीपी में जाना चाहता है, वो आज़ाद रहना चाहता है, वो किसी इस्लामी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है, उसका हक है, करे। अगर उनकी कोई पार्टी उनके बैक जो इमरान खान बैक वो हैं, पीटीआई बैक ये सारे इलेक्ट हुए हैं, तो वो इमरान खान के साथ रहे, हमें तो कोई इशू नहीं है उस पर। हमारे समझ नहीं आ रही ना राणा साहब, लेकिन समझ नहीं आ रही ना। 18 महीने पहले भी आप लोग ही साथ चले थे ना, एमक्यूएम भी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग भी थी। तो क्या हुआ था? आप बिलावल से पूछे ना क्या हुआ था, बिलावल से पूछे ना कि क्या हुआ था। बिलावल तो बरी जिम्मा नून लीग को महंगाई लीग कह के बिल्कुल परे हो गए, साइड पे हो गए। वो कहते थे हम तो अपनी वजारतों के जिम्मेदार हैं। मसला ये है कि ऐसी हुकूमतों पे ना तो कोई सख्त फैसले हो सकते हैं, ऐसे आप अपनी बका की जंग ही लड़ते रहते हैं। वो नाराज हो गया उसको मना ले, वो नाराज हो गया उसको मना ले, वो ना हमें छोड़ के चला जाए, वो ना हमें छोड़ के चला जाए। अगर हुकूमत बनी फेडरल गवर्नमेंट में, तो आप देखेंगे कि वो बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, मुल्क आगे बढ़ेगा, और फितना फसाद वाले लोग, इंतशार वाले लोग इंशाल्लाह एलिमिनेट होते जाएंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। खुदा के लिए अवाम है,
उनको समझ आ जाती है कि किस तरह के मामला। ये इस अवाम को कैसे समझाएं जिन्होंने वोट दिया है? किसने वोट दिया यार? आप तो बात करते हैं, मुझे बताएं कि आपके पास, हमारे पास, मेरी बात तो सुन लेना शादिया आप। मैं प्रोग्राम इस तरह नहीं करता। अगर आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, जब मैं अदालत में बैठा हूँ, मैं आपकी अदालत में हूँ, मुझे बताएं। नहीं सर आप मैं आपको मुजरम हूँ कि जिस तरह मुझे कभी राणा दीप पड़ जाता है, कभी कोई पड़ जाता है, यार मैं मुजरम हूँ आपका। मेरा एक वर्जन है, आप सुने जी प्लीज। आप तो खुदा के लिए मुझे ऐसे खड़ा करते हो कटहरे में। मेरी बात सुन ले, सुबह फिगर उठा के देखें हमारा वोट कितना है, पीपल्स पार्टी का वोट कितना है, पीटीआई का वोट कितना है, सारी जमातों का वोट कितना है। 2/3 जो वोट कास्ट हुआ है वो एंटी पीटीआई है, एंटी पीआई दूसरे पार्टीज का। ये पीटीआई बैक्ड लोगों का जरा उठा के देखें ना वोट। फिर अगर कौम का 2/3 वोट किसी और जगह पे है, वो मैंडेट स्प्लिट मैंडेट है, बट पीटीआई का नहीं है, जो आपने हवा बनाया हुआ है। मेरे लिए तो हवा नहीं, आप मेरे हल्के में आए थे ना। जी मैं तो इसलिए तो मुबारकबाद दी आपको कि आप जीत गए, जो आप उस दिन कह रहे थे वो हुआ। मैं बताऊं कि मेरे साथ धांधली हुई है। आप अगर आप इजाजत दें, आपकी इजाजत तो सवाल कर सकते हैं। फैला रहा राणा साहब, इंतशार 16 महीने इंतशार ही रहा। उसने जुबान मुंह में डाली नहीं। क्या वो उद्दम इत्तेमाद के जरिए नहीं निकला? ऐनी तरीके से नहीं निकला। किसी ने उसको, हमें तो धक्के दे के डिस्क्वालीफाई किया गया वो अकामा पे। हमने तो कुछ नहीं किया। इसको तो ऐनी तरीके से ही लॉस्ट द मेजॉरिटी। बड़े एहतराम के साथ राणा साहब, बड़े एहतराम के साथ राणा साहब, आप उसको लीक करती हैं कि वो ऐनी तरीका था। उस वक्त आपको नहीं नजर आया जब ये आजाद पकड़ के लाते थे और उधर उठाते थे होटलों में? उसका याद नहीं जब पंजाब असेंबली का बना था? जी बिल्कुल। पता नहीं किस तरह उसको याद नहीं आया जब अदालत ने हमजा का राणा साहब मेरी बात सुने ना। जब तक वो 20 राणा साहब मेरी बात सुने ना, 20 मुझे जवाब देना। जब 20 इलेक्शन उसने कहा बंदियाल ने कि ये 20 इलेक्शन होंगे, तो तब वहां पे इलेक्शन हो असेंबली में। वो कौन सा कानून था, वो कौन सा आइन था? 63 ए की इंटरप्रिटेशन कर दी, रीराइट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन। उस वक्त आप किधर लोग बैठे हुए थे? आपके चैनल को हमने हर वक्त सवाल उठाए हैं, उस वक्त हर बार सवाल उठाए हैं। हम इस मुल्क के साथ हैं। आप किधर जाते थे? हम आइन और कानून के साथ हैं सर। हम इस मुल्क के साथ हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं। कर सकते हैं। आप लोग अगर इस तरह ही करेंगे तो कौम इधर ही जाएगी जिधर जा रही है। कौम ने 8 फरवरी को बताया कि कौम किधर जा रही है। राणा साहब, कौम ने 8 फरवरी को बता दिया सर। वो आप कोई माने या कोई जा रही है, जिसमें 1 मिनट देते हैं। मुझे 1 मिनट देते हैं इस चीज पे। सोशल चैनल नहीं, आपने चैनल सोशल मीडिया खबर डाली हुई है और कुछ भी नहीं है। क्या 2/3 वोट जो कास्ट हुए हैं, जरा सुबह उठा के फिगर निकाल लें, इलेक्शन कमीशन से ले लें, किसी जगह से ले लें। आपसे पता नहीं सोशल मीडिया पे कहां से टेक्नोलॉजी से लेंगे, फिर कर लें इनके वोट इनको मिले और जो दूसरे मिले हैं, जितने भी मिले हैं, पार्टी है, जेयू है, जितने भी हैं। अच्छा, एक आखिरी जाते जाते आखिरी सवाल का जवाब उनके साथ खड़े हो जाएं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिमांड है कि बाकी पार्टियां हम मान जाए? अच्छा सुन लेना राणा साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिमांड है कि वजारत उज़्मा उन्हें मिलनी चाहिए, उन्हें दी जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह अदराक है कि उनके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती? नहीं, देखिए आज सिर्फ बात हुई है कि मुल्क क्राइसिस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें मिलकर चलना चाहिए और उन्होंने उस पर मुकम्मल प्रिंसिपल इत्तेफाक किया कि हमें मिलकर चलना चाहिए। हम ही ने निकालना है इसको इस बॉमर से जिसमें आपने डाला हुआ है। ये बात है प्रिंसिपली, मतलब एक फैसला है कि चलना है, इकट्ठे चलना है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ट्रांस का सिलसिला जारी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।